हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। कोरोना को हराने के लिए लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो गई है। नई गाइडलाइंस के साथ लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। लॉकडाउन का पहला दिन कैसा रहा और इसकी चुनौतियां क्या हो सकती हैं, आज इन्हीं मुद्दों पर मेहमानों के साथ करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश में कोरोना वायरस का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। हर रोज कोरोना के नए मामलों की पुष्टि हो रही है। अभी तक 90,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन को बढ़ा दिया। लॉकडाउन 4 की शुरुआत 18 मई से हो चुकी है, जो 31 मई तक चलेगा। इस बार लॉकडाउन में राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। हरियाणा में लॉकडाउन 4 का पहला दिन कैसा रहा, उसका अंदाजा आपको हिसार की इन तस्वीरों को देखकर लग जाएगा। कहीं तो लॉकडाउन का पालन हो रहा है, लेकिन कहीं लोगों को लगने लगा है कि उन्हें अब इससे राहत मिल गई। लॉकडाउन के चौथे फेज में लोग इससे बेपरवाह नजर आ रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते देश में चौथा लॉकडाउन का चरण शुरू हो चुका है, लेकिन उकलाना की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसी प्रकार के ना तो लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है और न सोशल डिस्टेंस का। बैंकों पर देख रहे हैं तो लंबी लंबी कतारें लग रही है और ना वहाँ पर किसी प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। प्रशासन की भी बात करें तो प्रशासन इतने सख्ते में नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से अनुमति दी गई है लोगों को, उसके बाद बाजार खुल चुके हैं और लोगों का आवागमन हो चुका है। इसके अलावा शहर और बाजारों में घूमने वाले लोग मास्क लगाने से परहेज कर रहे हैं। जब इस बारे में लोगों से बात की गई तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। जैसे कि लॉकडाउन 3 अभी ख़त्म हुआ है और लॉकडाउन 4 की शुरुआत हुई है। लॉकडाउन 4 में पहले से भी और ज़्यादा छूट दी गई है, लेकिन लॉकडाउन 3 में भी और लॉकडाउन 4 में भी जो भी नियम सरकार द्वारा बनाए गए थे उनको लेकर सख्ती नहीं बरती जा रही। बात करें गुरुग्राम की तो गुरुग्राम फिलहाल ऑरेंज जोन में है, लेकिन जिस तरह से लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए तो लग रहा है कि गुरुग्राम कहीं रेड जोन की श्रेणी में न आ जाए। ऐसा इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि लॉकडाउन पार्ट 1 और 2 में तो सब कुछ सही रहा, लेकिन लॉकडाउन पार्ट 3 में लोगों ने नियमों की अवहेलना शुरू कर दी थी और लॉकडाउन 4 में भी ऐसे ही कुछ हालात नजर आ रहे हैं। रविवार शाम को केंद्र सरकार की तरफ से लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया। ये अवधि अब 31 मई तक लागू रहेगी। साथ ही राज्य सरकारों को ये छूट दी है कि वो निर्धारित करें रेड, ग्रीन और ऑरेंज। लॉकडाउन पार्ट 1 और 2 में लोगों ने खासा पालन किया। लॉकडाउन का जो नियम बनाए गए थे उनका पूरी तरह से अनुपालना की गई। लोग अपने घरों में कैद रहे, अपने आप को आइसोलेटेड रखा। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन पार्ट 3 में रियायतें दी गई, लोगों ने नियमों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। अब जबकि आज लॉकडाउन पार्ट 4 शुरू हो रहा है, तो अब ये देखना होगा कि किस तरह लोग अब इन जो नियम बनाए जाएंगे सरकार के, उसका किस तरह से अनुपालना करती है। लॉकडाउन 4 पर गुरुग्राम की जनता का क्या नजरिया है, आपको स्थानीय निवासियों की जुबानी सुनाते हैं। जी, मेरे हिसाब से लॉकडाउन पार्ट जो चौथा शुरू हुआ है, इसमें जो छूट दी जा रही नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इसी की वजह से बीमारी और ज़्यादा बढ़ रही है। और मेरा मानना है तो छूट देनी नहीं चाहिए और लंबा लॉकडाउन करना चाहिए। अगर नहीं बढ़ाओगे तो बीमारी और फैलेगी, देश बर्बाद ही होगा। तो अच्छा है कि बढ़ा दिया है, लेकिन लोग इसका भी पालन नहीं कर रहे हैं, दूरी नहीं बना रहे हैं। बाजार खुला तो ऐसे आ गए जैसे कि कभी कुछ मिलेगी नहीं। ये चीज़ें गलत है। रतिया में भी हालात कुछ इसी तरह के हैं। रतिया की सड़कों को देखकर लगने लगा है कि यहाँ लोगों को अब लॉकडाउन से फर्क नहीं पड़ता। लोग मार्केट में घूम रहे हैं, लोगों के चेहरों पर ना तो मास्क है और ना ही कपड़ा। चौथे लॉकडाउन की घोषणा की गई है, जो 31 मई तक रहेगा। वहीं राज्य सरकारें इसको लेकर अभी फैसला कर रही हैं। इसको लेकर नई गाइडलाइन अभी जारी नहीं हुई। रतिया की जहां तक बात है, मैं आपको बता दूं कि रतिया में वही दुकानों के खुलने का समय है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक।
अलग अलग दुकानों की कैटेगरी तैयार की गई है। एक दिन हलवाई की दुकान, मिठाई की जो दुकान है, उसके साथ कपड़े की दुकान, अलग अलग दुकानों की कैटेगरी यहाँ पे प्रशासन द्वारा जारी की गई है। वहीं मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन के दौरान आप देख सकते हैं फतेहाबाद रोड, बुढलाडा रोड और टोहाना रोड के ऊपर वाहनों की कतार लगी हुई है। जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ रही हैं क्योंकि मास्क नहीं लगाए कई लोगों के। बात करें रोहतक की, तो रोहतक में भी लॉकडाउन 4 का कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा। आप बिल्कुल देख सकते हैं, सड़क के ऊपर का नज़ारा देख सकते हैं यहाँ पर कि लोग जो है आवागमन कर रहे हैं। रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए लोग जो है अपने घरों से निकल कर भी जा रहे हैं। और आपको दूसरी तरफ का नज़ारा दिखाने, ये पीछे की तरफ आप देखेंगे रोहतक शहर के अंदर जो चौक आ रहा है, वो चौक भी आपको नज़र आ रहा है। केवल और केवल जो है लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों की पूरा करने के लिए जो है घरों से निकल रहे हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल भी जो है जिन्हें कोई काम नहीं है, कोई किसी प्रकार से कोई बात नहीं करनी, किसी प्रकार से किसी काम के लिए बाजार नहीं आ रहे, लेकिन वो बाज़ारों में घूमते हुए भी नज़र आ रहे हैं। जिला प्रशासन की बार बार अपील भी जो है लोगों के ऊपर कोई असर नहीं करती दिखाई दे रही है। लोग कोरोना जैसी महामारी को हल्के में लेकर के बैठे हैं। बहरहाल सरकार ने एक बार फिर 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन की मियाद बढ़ा दी है। हालांकि लॉकडाउन 4 का असर लोगों पर कम दिखने लगा है। लेकिन जनता को ये समझना होगा कि अगर कोरोना को खत्म करना है तो लॉकडाउन का पालन सख्ती से करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह बताया है कि लॉकडाउन को लेकर नई गाइडलाइंस जारी हो गई हैं और क्या है गाइडलाइंस वो भी बताया उन्होंने। गाइडलाइन में सरकार की तरफ से कई रियायतों की घोषणा हुई है। आपको सुनाते हैं सीएम मनोहर लाल ने गाइडलाइंस में क्या कुछ कहा है। जैसा हमको ज्ञात है कि लॉकडाउन 4 कोरोना के इस महामारी के चलते आज से प्रारंभ हुआ है और हम लोगों ने ये निर्णय किया है MHA की गाइडलाइंस के अनुसार जो लॉकडाउन 3 की जितनी छूट थी उसमें कुछ क्षेत्रों के अंदर ये छूट और बढ़ाई गई है। विशेष तौर पर अब कंटेनमेंट जोन वहीं तक प्रतिबंध जारी रहेंगे। जो कंटेनमेंट जोन से अतिरिक्त क्षेत्र है उस सारे को ऑरेंज जोन मान करके और गतिविधियां वो सब चलाई जाएंगी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट विशेष तौर पर चाहे वो प्रदेश के अंदर की बस व्यवस्था अथवा प्रदेश से बाहर दूसरे प्रदेशों के साथ जो हमारे रूट्स हैं उनके ऊपर कल से बसें ये शुरू हो जाएंगी। तो क्या चुनौतियां होंगी सरकार के सामने इस लॉकडाउन में, क्योंकि एक तरफ बहुत सारी छूट दी जा रही है, राहत रियायत दी जा रही है, दूसरी तरफ ये भी ख्याल रखना है कि कोरोना का फैलाव ज़्यादा ना हो। ऐसे में बहुत सारी चुनौतियां होंगी, न सिर्फ सरकारों के सामने, प्रशासन के सामने भी और आम लोगों के सामने भी। तो आज इसी पर करेंगे चर्चा कि आखिर इस लॉकडाउन में, लॉकडाउन पार्ट 4 जिसको हम कह रहे हैं, कि चुनौतियां क्या होंगी। चलिए मेहमानों से आपको मिलवा रहे हैं। अमित नेहरा साहब हैं वरिष्ठ पत्रकार, प्रवीण अत्रे बीजेपी से प्रवक्ता हैं, अरविंद भारद्वाज साहब जेजेपी के प्रवक्ता हैं, मनीष खटाना साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और सुखबीर तंवर साहब INLD के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और स्वागत है आप सभी का। नेहरा साहब, आपके साथ आगाज करते हैं। क्या चुनौतियां होंगी सरकार के सामने, प्रशासन के सामने, क्योंकि एक तरफ जब लॉकडाउन था तब भी हम देख रहे थे कि लोग चोर रास्ता ढूंढ रहे थे जो मना किया गया था वो करने के लिए। अब ऐसे में जब बहुत सारी चीज़ों के लिए छूट दी है सरकार ने, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन, ये सब पालन करें आम लोग बाहर निकलते हुए, इसको सुनिश्चित करना बहुत बड़ी चुनौती। देखिए गौरव, बात वही है, मैं जो बार बार लगातार अपने शोज में कहता हूं कि ये लड़ाई दवाई और वैक्सीन के साथ नहीं लड़ी जा रही है, ये लड़ाई लड़ी जा रही है डाटा के साथ, और डाटा हमारे खिलाफ है। अभी तक तो चुनौती थी ही नहीं देश के आगे और प्रदेश के आगे, चुनौती तो अब आएगी
असली जो चुनौती है, आज टोटल जो पॉजिटिव केस हैं वो 928 हैं हरियाणा में, और पूरे देश की अगर बात की जाए फिगर तो 96,169 केस हो चुके हैं, यानी कल 1 लाख क्रॉस कर जाएंगे हम। डाटा इसी तरह से बढ़ता रहा, अगर 1 लाख पूरे देश में केस हो गए तो ये कितना जल्दी चेंज होगा सिनेरियो, ये भगवान ही जानता है। डाटा अगर दूसरे देशों से कंपेयर किया जाए और कितना स्पीड से आगे बढ़ेगा तो उसका भगवान ही मालिक है। अगर इस तरह की ढील देनी थी तो लॉकडाउन फेज 1 फेज 2 क्यों किया था? नहीं, वो इसलिए किया क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो कोविड हॉस्पिटल्स हो या टेस्टिंग फैसिलिटीज हो, मेडिकल फैसिलिटीज हो, इनको लेकर तैयारियां पूरी की जा सकें। क्या ये जरूरी नहीं था? ऐसा है गौरव, सोशल डिस्टेंसिंग अब ज्यादा जरूरी है। हाँ। ठीक है ना, उस टाइम तो था, इतना नहीं बढ़ता। हालांकि लोग डरे हुए थे, पहला जो फेज था उसमें तो वाकई में लोग डरे हुए थे। ये बिल्कुल एग्जैक्ट मैं अगर कंपेयर करूं तो 1997 में जो शराबबंदी हुई थी वही मामला है। जो बंसीलाल गवर्नमेंट आई थी बीजेपी के साथ मिलके, तो शुरू के 10-15 दिन तक बिल्कुल सन्नाटा था, कोई शराब नहीं बिकी थी, फिर सब कोई था ही नहीं, लॉ एंड ऑर्डर जैसे खत्म ही हो गया। तो देखिए इसमें क्या है कि मैं ये नहीं कहता कि सरकार की गलती है, इसमें हमारी भी जिम्मेवारी है, आम नागरिक की भी जिम्मेवारी है, वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे। अकेली सरकार कैसे करेगी? देखिए अगर मान लिया आर्थिक सलाहकारों की बात की जाए, आर्थिक विशेषज्ञों की बात की जाए, तो वो भी ये कहते हैं कि देखो आर्थिक गतिविधियां भी चलनी जरूरी हैं। ठीक, इस पे आएंगे, आर्थिक गतिविधियों क्या महत्व है और क्यों ये प्रेशर है सरकारों के ऊपर भी। अत्रे साहब, यही सवाल आपसे, लॉकडाउन 4 क्या बाकी लॉकडाउन से ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा? क्योंकि इसमें छूट भी है, एक तरफ आर्थिक गतिविधियों को भी पटरी पे लाना है, ऑफिसेज भी खोलने हैं, बाकी बसेस भी चलेंगी, और दूसरी तरफ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, लोग मास्क भी पहने, सैनिटाइज्ड भी रखें खुद को। ये क्या ज्यादा बड़ी चुनौती होगी? तो उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन इस तरह के पैंडेमिक की शुरुआत हुई थी। हालांकि जिस तरह से अमित जी ने भी कहा कि ये जो लड़ाई है ये वैक्सीन और दवाई के साथ नहीं, डाटा के साथ। देखिए, जिस बीमारी का ना वैक्सीन है ना उसकी कोई मेडिसिन है, उसका केवल एक ही इलाज जो एक्सपर्ट्स भी बताते हैं, और वो है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, सैनिटाइज करना। सरकार अपना काम कर रही है, हम लोगों का भी कर्तव्य है, आम जनता की भी जिम्मेवारी, और मैं जिम्मेवारी से ज्यादा तो ये मानता हूं कि ये आम जनता के खुद के जीवन का सवाल है। हमारे अपने जो लोग हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे प्रिय हैं, उनके जीवन का सवाल है। और एक स्टैंडर्ड आपको जब पता चल चुका है कि इस बीमारी के अंदर आपको डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, आपको मास्क पहनना है, आपको अपने हाथ धो सैनिटाइज करना है, मुझे लगता है जनता को इस चीज को समझना चाहिए। और काफी हद तक देश की जनता ने लॉकडाउन का बहुत बेहतर पालन भी किया। अभी अमित जी एक बात का जिक्र कर रहे थे कि दूसरे देशों से अगर डाटा कंपेयर करें, देखिए आज की तारीख में अगर हम डाटा कंपेयर करते हैं तो हम बहुत बेहतर स्थिति में है, और वो सब लोगों की कोशिशों का नतीजा है जिस तरह से लोगों ने लॉकडाउन का पालन किया। लेकिन मैं इस बात से भी इनकार नहीं करता कि कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद इस पैंडेमिक के जो उसका इफेक्ट्स है उसको बहुत बेहतर समझ नहीं पा रहे। उनसे रिक्वेस्ट भी है कि इस बात को समझे, और सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसका पूर्णतया पालन हो। किससे रिक्वेस्ट करें? वो लोग जिनको सबको पता है कि अगर आप वाहन चला रहे हैं तो हेलमेट नहीं पहनेंगे तो आपकी जान को खुद को जोखिम है। वो लोग जो गाड़ी चलाते हैं उनको पता है सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो आपकी खुद की जान को जोखिम है, और उसको भी फॉलो कराने के लिए हर चौक हर चौराहे पर पुलिस को खड़ा करना पड़ता है। देखिए गौरव, एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी कि अवेयरनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जहां तक आपने रूल्स ऑफ रोड की बात की, सड़क के जो नियम, यातायात के नियम है, एक ऐसी स्थिति हमने देखी है जिस वक्त इन नियमों को कोई कुछ समझता नहीं था, लेकिन अवेयरनेस जैसे जैसे बढ़ी, सरकारों ने इसके ऊपर जिस तरह से काम करना शुरू किया, तो एक बहुत बड़ा प्रतिशत ऐसे तबके का भी निकला जो पूरी तरह से इनका पालन करता है। तो इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि 100% लोग जो है वो अवेयर नहीं है या वो इन चीजों का पालन नहीं कर रहे। लेकिन ये बात मैंने पहले भी कहा कि कुछ लोग हैं
जो शायद गंभीरता को समझ नहीं रहे हैं, उन लोगों को गंभीरता को समझना होगा। लेकिन एक चीज और भी है गौरव, अगर आप देखते हैं जब कानून प्रशासन सख्ताई करता है, स्ट्रिक्टनेस करता है, तो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ भी सवाल खड़े होने शुरू हो जाते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि जब विषय आपकी खुद की जिंदगी का हो, अपने प्रियजनों की जिंदगी का हो, तो किसी तरह की सख्ताई की जरूरत होनी नहीं चाहिए। जनता को खुद ब खुद समझना चाहिए। और जिस तरह की कोशिशें और अवेयरनेस प्रोग्राम और जिस तरह का आप सोशल मीडिया की बात करें, मीडिया की बात करें, प्रिंट मीडिया की बात करें, और जिस तरह से बाकी लोग इसमें अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, काफी हद तक उसके नतीजे हमको देखने को मिल भी रहे हैं। हम लोगों का ग्राफ जिस तरह से, अगर हम दूसरे देशों के ग्राफ को देखें और जिस स्पीड से ग्राफ बढ़ा था, हम लोगों के ग्राफ की स्पीड कंपैरेटिवली कम तेजी से बढ़ी। लेकिन मैं अमित जी की इस बात से भी सहमत हूं कि अगर लोगों ने इस बात की गंभीरता को नहीं समझा तो शायद स्थिति थोड़ा सा और बदल सकती है। लेकिन जो ब्रेक वायरस के फैलाव में जिस तरह का ब्रेक रिक्वायर्ड था, जो आप भी जिक्र कर रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए जिस तरह की कोशिशों के लिए समय की जरूरत थी, सरकार की उन कोशिशों का नतीजा आज ये है। मैं अगर हरियाणा का एग्जांपल दूं गौरव, हमारे यहाँ पे जब कोई लैब नहीं थी टेस्टिंग के लिए, आज हम 13-14 लैब जो है उन्होंने हमने बना लिया। वेंटिलेटर्स की डेवलपमेंट के ऊपर प्रधानमंत्री जी खुद ही कह चुके हैं, आपने देखा 95 मास्क के बारे में प्रधानमंत्री जी ने खुद क्लियर किया। तो बहुत बेहतर काम हुआ। लेकिन जनता को अपनी जिम्मेवारी को समझना पड़ेगा। शासन और जनता दोनों को मिलकर जिस तरह से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि उनको डिस्टेंस मेंटेन करना है, उनको सैनिटाइज करना है। और मुझे लगता है इसके इफेक्ट्स जो है हमें देखेंगे। ठीक है भारद्वाज साहब, सत्ता में हिस्सेदारी है आपकी, क्या आपको लगता है कि एक अगर हम मेंटालिटी की बात करें, देखिए लॉकडाउन 1 में बहुत सख्त थी पुलिस, तो बाहर निकलने से लोग बहुत डर रहे थे। उस समय कोरोना भी नया नया सुनने के लिए मिला था लोगों को, तो और ज़्यादा खौफज़दा थे, तो कम निकल रहे थे। लॉकडाउन 3 आते आते हमने देखा कि जैसे जैसे राहत रियायत मिली, लोगों ने चोर रास्ते और ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करनी शुरू कर दी। अब लॉकडाउन 4 में, आज पहले दिन की बात बता रहा हूँ, कि कई जगहों पर, बैंकों के बाहर या बाकी जगहों पर लाइन में जो लोग लगे हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और पुलिस भी सख्ती नहीं बरत रही है। तो ऐसे में क्या ये चुनौती और बहुत बड़ी हो जाती है? देखिए पांडे जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका जैसा देश, चाइना जैसा देश और इंग्लैंड जैसा देश, रशिया, फ्रांस जैसे जो विकसित जो देश हैं, वो भी आज अगर देखा जाए तो संपूर्ण लॉकडाउन, तो कंप्लीट लॉकडाउन, वो भी लगातार 3 महीने 4 महीने वो भी नहीं रख पाए हैं। वहां भी तमाम तरह की धीरे धीरे रियायतें दी जा रही हैं। तो भारत, हिंदुस्तान जो एक विकासशील देश है, उसके लिए संपूर्ण लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन रखना, और वो भी ये नहीं पता कि कब तक, 3 महीने 4 महीने 6 महीने, जब तक ये बीमारी खत्म ना हो जाए, तो ये असंभव नहीं था। ये आसान नहीं है, क्योंकि आपने जिस तरह से ये जो मजदूरों का मूवमेंट देखा, इसके पीछे की बहुत बड़ी वजह यही थी कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री बंद कर दी गई। जो फर्स्ट और सेकंड जो फेज रहा लॉकडाउन का, उसमें उसकी वजह से उन्हें जो परेशानियां हुई, वो फिर अपने घरों से निकलकर अपने वापस अपने गांव की ओर चल दिए। इसके अलावा और बहुत तमाम दिक्कतें लोगों ने फेस की, क्योंकि इतनी ज्यादा जमा पूंजी लोगों के पास नहीं थी। सरकार ने अपनी ओर से जरूर प्रयास किया, जहां राशन को, जो राशन एक बार महीने में एक बार दिया जाता था, वो महीने में 2 बार मिला, और जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी इसमें शामिल किया गया। तो और तमाम चीजें, चाहे किसानों को डायरेक्ट फायदा सरकार ने दिया, महिलाओं को जनधन खाते के थ्रू डायरेक्ट फायदा दिया। आप किसी और दिशा में चले गए सर। मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ, मैं मेंटालिटी की बात कर रहा हूँ, आम आदमी की मेंटालिटी, क्या ये उसको संभालना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है? क्योंकि एक तरफ वो ये कह रहा है कि हमको तो सरकार ने छूट दी है जी, ऐसे में पुलिस के लिए भी क्या सख्ती बरतना बहुत मुश्किल हो जाता है? देखिए, जो पहला जो फेज था लॉकडाउन का, उसमें उसका अर्थ यही था कि हम इस जीवन की आदत डाल लें कि कोरोना का कुछ नहीं पता, ये साल रहे। परंतु लोगों ने, जो आप बात कर रहे हैं 3rd फेज में आकर, या आज से जो 4th फेज शुरू हो गया, हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसको बहुत लाइट मूड में लिया, लाइट वे में लिया और बड़े हल्के में इसको ले रहे हैं। परंतु इसका खामियाजा सिर्फ उन्हीं को नहीं, सबको भुगतना पड़ सकता है। ये हमारे अपने ऊपर ज्यादा है। चाहे हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, ये हमें खुद फॉलो करनी होगी। मास्क की यूज करने की बात करें, वो हमें खुद लगाने होंगे। इसी तरह से अगर सैनिटाइज करने की बात करें, हमें खुद सैनिटाइजर्स यूज करने होंगे।
तो ये चीजें हमें खुद करनी होंगी। सरकारें जागरूक कर सकती हैं, सरकारें आपको समझा सकती हैं, मदद कर सकती हैं और एक लिमिट तक उसको सख्ती से पालन भी करा सकती हैं, जिसका पालन किया पुलिस ने भी किया, तमाम जो और कर्मी थे उन्होंने भी उसे लागू किया। परंतु अब धीरे धीरे जिस तरह से छूट दी जा रही है, चाहे इंडस्ट्री को दी गई, दुकानों को दी जा रही है और भी तमाम जगह जो दी जा रही है, स्पेशली कंटेनमेंट जोन के बाहर जो दी जा रही है, उसमें रियायतें रहेंगी। तो ये लोगों के ऊपर ज्यादा है कि वो खुद जागरूक रहे, खुद अपनी इस बीमारी से बचाव के रास्ते निकालें और खुद जागरूक रहे, क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सर सब कुछ खुद करें। पुलिस डंडा मारेगी या नहीं मारेगी, पुलिस कार्रवाई करेगी कि नहीं करेगी, यही सवाल पूछ रहा हूँ कि आपने तो ठीक है कह दिया, जिम्मेदारी है और ये आप जो कह रहे हैं वो सही है। पांडे जी, पुलिस की आप डेली की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो प्रेस की जो बाइट आती है शाम को, प्रेस रिलीज, उसमें आप देखिए डेली वो चालान भी कर रही है, गाड़ियां इंबाउंड भी कर रही है, लोगों को गिरफ्तार भी कर रही है। जो मतलब लॉकडाउन 4 में भी पुलिस कुछ राहत नहीं देने जा रही है, पुलिस जो गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, यही पूछ रहा हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो मान लीजिए स्कूल बंद है तो आप कहीं भी देख लीजिए, स्कूल कोई नहीं खुला हुआ, कॉलेज बंद है, मॉल बंद है और जो तमाम चीजें, चाहे सर अगर आप ऐसे कहेंगे तो उदाहरण देने लग जाओगे तो सूबे भर में से कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आई हैं जहां फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, चाहे वो मंडियां हो, बैंक के बाहर कतारें हो। तो मैं यही पूछ रहा हूं कि क्या पुलिस को और सख्ती करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम जीते नहीं है अभी। ठीक, आपके पास आऊंगा। सख्ती तो करनी ही पड़ेगी पांडे जी। ठीक है। मनीष जी, लॉकडाउन 4 शुरू हो गया, बहुत सारी राहत, बहुत सारी रियायत, आपने कह दिया हाँ ठीक है ऑफिस जा सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, लेकिन क्या अब ही पुलिस को और ज्यादा, प्रशासन को और ज्यादा सख्त होने की जरूरत है? क्योंकि इससे पहले तो लोग घर से नहीं निकल रहे थे। देखिए, मैं नेहरा साहब की बात से सहमत हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि जब लॉकडाउन 1 था, लॉकडाउन 1 में वास्तव में लोग बहुत डरे हुए थे, लोग सहमे हुए थे और लोग अपने घरों में थे, बिल्कुल चक्का जाम था पूरा देश में। आप कहीं की तस्वीरें जो हमने मीडिया के माध्यम से देखी, आपने हरियाणा न्यूज़ पे दिखाई, चाहे वो कहीं की भी तस्वीरें थी, चाहे वो हाईवे की थी, चाहे वो इनर गुड़गांवा की थी, चाहे वो आउटर गुड़गांवा की थी, या हरियाणा में कहीं की भी थी, वहाँ पर बिल्कुल चक्का जाम था। जब ये चक्का जाम था उस टाइम देखिए कि आप रेशो हमारी किस तरीके से फिर भी उठ के आई, और आज हम लॉकडाउन 4 तक आते आते 1 लाख तक पहुंच गए हैं। तो इसका मतलब नहीं सर, डबलिंग टाइम तो बढ़ गया है, बाकी चीजें क्योंकि वो बहुत तेजी बढ़ा है, तो आंकड़ों को मिस इंटरप्रेट हम ना करें। गौरव जी, मैं आंकड़ों को मिस इंटरप्रेट नहीं कर रहा, बहुत समझने वाली बात है कि जब आज आंकड़ा 1 लाख का है, 1 लाख का मतलब है कि जो 1 लाख आज हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटलाइज है या क्वारंटाइन में है, वो पीछे भी कुछ छोड़ कर आए हैं। पहले हमारे पास 100 आदमी थे या 200 थे या 400 थे जो पीछे छोड़कर आ रहे थे। तो अब सख्ती की और रियायत की जरूरत नहीं थी, अब सख्ती ज्यादा करने की जरूरत है, अब ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है, अब ज्यादा तो मतलब कांग्रेस ये मानती है कि अभी फैक्ट्रियां नहीं खोलनी चाहिए थी? नहीं, फैक्ट्रियों को तो सरकार को तो बेचारी को कुछ पता ही नहीं है। फैक्ट्रियां खोल दी, लेकिन मजदूर कहाँ हैं? मजदूर तो पैदल 500 किलोमीटर 700 किलोमीटर चले गए, कहाँ थी पुलिस? जब हरियाणा से, जब राजस्थान से मजदूर चला, हरियाणा के बॉर्डर में घुसा, और हरियाणा गए थे बात करने, क्या बात हुई जी? राहुल गांधी गए तो थे बात करने के लिए, क्या बात हुई? नहीं, राहुल जी ने ठीक है, उन्होंने अपना पक्ष रखा, लेकिन आज की डेट में देश मजदूरों से मिलने गए थे। गौरव जी, आज चक्कर पता क्या है? आज देश में एक ऐसा माहौल है कि अगर हम ज्यादा बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि आज पूरा देश संकट में है, ये बात हमें पता है। हम किसी भी मुद्दे पर राजनीति नहीं करना चाहते। करिए ना, आप लोग राजनीतिक दल हैं, नहीं, राजनीति करना आपका काम है, इसको गलत क्यों मानते हैं? राजनीति करने का एक समय होता है, एक अनुकूल परिस्थितियां होती है। आज राजनीति को आप नेगेटिव मानते हैं, लेकिन आज जो चल रहा है, आज जो टाइम है, आप देखिए कितने मजदूर हरियाणा से दिल्ली में घुसे और दिल्ली से यूपी में घुसे, तो उनको बॉर्डर पे क्यों नहीं रोका गया? क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ? जब उन्होंने आईटीओ में जाकर, बस स्टैंड पे दिल्ली में जाकर 10,000 20,000 मजदूर इकट्ठे हो गए, जब सारे मजदूर पलायन कर गए, आज सरकार बस चलाने की बात करती है, ट्रेन चलाने की बात करती है। ट्रेन नहीं चल रही है, ट्रेन चलो अच्छी बात है नहीं चल रही है तो, लेकिन भेजने की बात कर रही है, उनको घर पहुंचाने की बात कर रही है लॉकडाउन 4 के अंदर, और फैक्ट्रियों को खोलने की बात कर रही है। तो ये फैक्ट्रियां कौन चलाएगा? आऊंगा अरविंद जी, देख लिया मैंने। क्या ये मालिक खुद फैक्ट्री चला लेंगे? अगर आपको ये रियायत देनी थी, अगर मजदूरों को घर भेजना था, तो आप इसको फर्स्ट लॉकडाउन में 2 दिन का, 24 घंटे का, 48 घंटे का इनको टाइम देते, ताकि ये जो 2 महीने जो हमने अपने घरों में काटे हैं, ये लोग अपने घर जाके 2 महीने बाद ये वापस आ सकते। लेकिन आज 2 महीने बाद ना तो इनकी जीविका कोई साधन है,
ये इतने डरे हुए लोग हैं। एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं लाइटें बंद कर दो, दूसरी तरफ आपके बिजली बोर्ड वाले मैसेज करते हैं कि लाइट बंद मत करना, ग्रिड फेल हो जाएगा। इतनी बड़ी बात है। कौन सा बिजली विभाग से आ गया आपको मैसेज? मैं दिखाता हूं आपको, सबको आया है, पूरे हरियाणा में आया है। फेक न्यूज भी कुछ होता है सोशल मीडिया में, हर चीज जो आता है वो सच है, ये जरूरी नहीं है। DHBVN से टेक्स्ट मैसेज मैं आपको दिखाता हूं। मैं यहाँ होने आपसे हवा में बातें नहीं कर रहा, मैं आपको टेक्स्ट मैसेज दिखाता हूं। अत्रे साहब मुस्कुरा रहे हैं। हाँ नहीं मैं दिखाता हूं आपको। DHBVN से टेक्स्ट मैसेज आया, ऐसा भिजवाया था क्या अत्रे साहब? लाइटें बंद मत करना, ग्रिड फेल हो जाएगा। पूछ लेते हैं, भिजवाया था क्या ऐसा अत्रे साहब? देखिए गौरव, मैं ना हैरान हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। मैं सर एक मिनट बात काटूंगा आपकी, एक मिनट बात काटूंगा। मैं खुद बहुत हैरान हूँ, जिस 20 लाख करोड़ के बजट की ये बात कर रहे हैं, एक एक करके सर, एक करके कहना चाहूंगा, एक करके चुप करवाएंगे जरा, एक करके एक बार इनको रोकिए। हाँ ठीक है, 10 सेकंड, क्योंकि मुझे सुखवंत जी के पास जाना है। सुखवंत जी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं INLD से, उनके पास जाना है, लेकिन अत्रे साहब जल्दी से इस पर कमेंट कर दीजिए। देखिए मैं चाहता नहीं था कि विषय राजनीति का नहीं है, लेकिन मित्र ने शुरू की, इनसे एक सवाल पूछिए। आज ये कह रहे हैं कि ये लॉकडाउन और सख्त होना चाहिए था, जब राहुल गांधी ये कह रहे थे कि साहब लॉकडाउन इलाज नहीं है, वो तो केवल पॉज का बटन है, लॉकडाउन इसका इलाज नहीं है। और आज यही कांग्रेसी मित्र कह रहे हैं कि साहब लॉकडाउन को और सख्त कर दीजिए। पहले तो निर्णय करेंगे कि इनको ये कहना क्या चाहते हैं। अभी इन्होंने जिक्र किया मजदूरों का, मजदूरों पे आऊंगा अत्रे साहब, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। मजदूरों पर मुझे भी बात करनी है, आऊंगा। उससे पहले तंवर साहब के पास चलते हैं जरा। तंवर साहब माफी चाहूंगा, बहुत देर से आप बैठे हुए हैं, आपको मौका नहीं मिला। एक बात बताइए, ये क्या सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी सामने कि एक तरफ इकोनॉमी भी संभाल के रखना है, दूसरी तरफ कोरोना का फैलाव ना हो उसकी तरफ भी ध्यान देना है, लॉकडाउन फॉर राहत रियायत, लेकिन बहुत बड़ी चुनौती भी। देखिए, जिस प्रकार से विगत के 54 दिन और आज 55वां दिन है लॉकडाउन का, बिना तैयारी के लॉकडाउन किया, जिसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ा। और जब संक्रमण की संख्या 500 के आसपास थी, उस वक्त तो पूर्णतः लॉकडाउन कर दिया। और इसकी क्या क्या दिक्कत और क्या क्या परिणाम आए, कैसे अर्थव्यवस्था और सारी दिक्कत, मजदूरों और सारे विषय आप सबके सामने हैं। और आज जब 1 लाख के करीब पहुंचने वाले हैं, तो आज इन्होंने अनेक प्रकार की रियायतें करके निसंदेह राष्ट्र के आम आदमी के जीवन को खतरे में डालने का काम किया है। अगर 2 हफ्ते और इसी प्रकार से चल जाता तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। निसंदेह अनेक प्रकार की दिक्कतें हैं। और लॉकडाउन की जिस प्रकार से विफलता हरियाणा में हुई, इसका तो कहना ही क्या है। अत्रे जी बैठे हैं और जजपा के भी भारद्वाज जी बैठे हैं। जब जिस प्रदेश में थानों में शराब सुरक्षित ना हो, थानों से शराब की तस्करी हो जाए, उस प्रदेश में क्या कानून व्यवस्था के हाल होंगे। और कैसे यहाँ जब हर चौक चौराहे पे पुलिस तैनात थी, उस वक्त थानों से शराब की तस्करी होगी। कि कैसी कानून व्यवस्था है, कैसा लॉकडाउन है, किस प्रकार का लॉकडाउन है। निसंदेह प्रदेश की सरकार इस लॉकडाउन को सफल बनाने में पूर्णतः विफल रही है और सिर्फ ड्रामेबाजी चल रही है। और आज इस लॉकडाउन की सार्थकता और सारी बातें तो तब होंगी। आज जो किसानों के हाल हैं, पिछले 20, 22, 25 दिन से उनकी पेमेंट नहीं हुई है, उस तरफ तो ध्यान दे नहीं रहे हैं। दूसरे प्रपंच अलग अलग तरीके की बात कर रहे हैं। देखिए, लॉकडाउन जरूरी था, किया, लेकिन उसकी सफलता और विफलता जितनी रही है वो सब जानते हैं। सब भगवान भरोसे चल रहा है। कोई किसी प्रकार का संक्रमण में ये तो भगवान भरोसे ही मामला चला है। सरकार की तरफ से कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ कि सरकार ने कुछ रोक दिया हो। जिस प्रकार से निरंतर 54-55 दिन पूरे राष्ट्र की सड़कों पर, हरियाणा की सड़कों पर विशेष तौर पर आम जनता जिस प्रकार से चलती रही है, वो आपने भी देखा, हमने भी देखा। फिर लॉकडाउन का औचित्य क्या रह गया। मजदूरों पे आऊंगा मैं, वो उस पर अलग से बात करना चाहता हूं। तंवर साहब 1 मिनट सर, मिक्स नहीं करते ना, एक करके आते हैं। मजदूरों पे आएंगे, लेकिन मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं, लॉकडाउन में विफलता रही है। हाँ, लॉकडाउन विफलता रही है। लॉकडाउन 4 में छूट देना आपको लगता है सही है या नहीं है? INLD का पक्ष क्या है? नहीं, लॉकडाउन में जिस प्रकार की
छूट इन्होंने दी है, निसंदेह अभी रुकना चाहिए था। उतनी छूटों की अभी जरूरत नहीं थी। जैसे मौलवी खोलने की बात है, अगर 14 दिन तक कटवाएंगे तो क्या आफत आ जाएगी, 1 महीना भी नहीं कटवाएंगे तो क्या हो जाएगा उससे। ऐसा कुछ नहीं है, ये कहीं ना कहीं संक्रमण को फैलाने का काम सरकार ने, ये कुछ एक ऐसी छूट है जो नहीं दी। चलिए, तंवर साहब का फ्रेम लगता है फ्रीज हो गया है। नेहरा साहब, मजदूरों से शुरू करते हैं जल्दी जल्दी, लेकिन इस बार मैं चाहूँगा बहुत छोटे छोटे अगर आप लोग जवाब देंगे तो 1-2 चीज़ें हैं हम कवर कर पाएंगे इस डिबेट में। मजदूरों, एक तरफ हम फैक्ट्री खोलने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ मजदूरों का पलायन हम सब देख रहे हैं पूरे देश में। फैक्ट्री खुलेगी तो काम करेगा कौन? देखिए गौरव, इसमें ये क्या है कि इससे ये भी एक संदेश है कि आसपास में इंडस्ट्रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। मान लिया बिहार पिछड़ा प्रदेश माना जाता है उद्योग के मामले में, उड़ीसा पिछड़ा हुआ माना जाता है, उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी भाग है वो इस मामले में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। तो केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ मिलकर ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए कि 100-200 किलोमीटर के पेरीफेरी में उनको रोजगार मिल सके। तो ये बहुत जरूरी है। तो ये एक सबक भी है हमारे लिए भविष्य के लिए, ये बीमारी बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ। तो उसमें क्या है कि एक जो अनइवन डेवलपमेंट है, जिसको असामान्य एक विकास कह सकते हैं, एक असंतुलित विकास जिसको कह सकते हैं, उसकी समस्या भी दूर होगी। लेकिन वो ऐसे नहीं होगा। उसमें केंद्र सरकार की भागीदारी हो, राज्य सरकार की भागीदारी हो, और सबसे बड़ी बात ये है कि उद्योगपति को माहौल भी मिलना चाहिए। उसको टैक्स में भी रियायत मिलनी चाहिए वहाँ पे, और सारी चीज़ों में जो क्लियरेंस है, 1 विंडो सिस्टम होती है, सिंगल विंडो सिस्टम होती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो वो हकीकत में मिलना चाहिए। ये नहीं है कि आपने स्लोगन लिख दिया और एक ऑर्डर पास कर दिया, वो हकीकत में उसको लगना चाहिए। अगर वो इस तरह की चीज़ें होंगी तो जाएगा। ठीक है। अत्रे साहब, मजदूरों को हमने सड़क पर देखा है सर, किसकी गलती थी सर? देखिए गौरव, मैं आपके इस सवाल का जवाब स्पेसिफिकली दूंगा, लेकिन अमित जी ने एक बहुत बेहतरीन बात की है जिसपे बात करना बहुत जरूरी है। मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं जो अमित जी अभी कह रहे थे कि जो औद्योगिक विकास है, रोजगार आसपास मिले। अब देखिए हो क्या रहा है देश में। हालांकि हरियाणा सरकार ने बाकायदा क्लस्टर बनाने की बात की है, 22 क्लस्टर 22 जिलों में, और उन क्लस्टर का फायदा भी ये होगा, औद्योगिक विकास होगा और रोजगार जो है आसपास मिलेगा, जैसा कि अमित जी कह रहे थे। अब मैं बात करता हूं दूसरे प्रदेशों की, जहां से बहुत प्रवासी मजदूर आते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है। अब एक बात और अमित जी ने कही कि माहौल ऐसा होना चाहिए कि उद्योगपति उसमें उद्योग लगाने के लिए प्रेरित हो। जब उत्तर प्रदेश सरकार उद्योगपतियों को आमंत्रित करने के लिए, विदेशी कंपनियों को आमंत्रित करने के लिए लेबर लॉज के अंदर परिवर्तन करती है, तो हल्ला मचा देता है विपक्ष। जबकि अमित जी जो कह रहे थे वही उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। अमित जी बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, और जब अब इस बात में आप सोचिए कि विपक्ष किस तरह की नकारात्मक राजनीति करता। अब दूसरी बात जो आपने सवाल किया, देखिए बहुत दुखद है गौरव, और जो जिस तरह के फोटोज, जिस तरह के वीडियोस देखने को मिले, तकलीफ दे है, तकलीफ होती है। लेकिन अगर मैं हरियाणा की बात करता हूं, हरियाणा सरकार ने, हालांकि प्रधानमंत्री जी ने जब लॉकडाउन कहा था, प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा ये अपील भी की थी जो जहां वहीं रहे, और बाकायदा उनके खाने पीने का प्रबंध हो, और उसके लिए केंद्र सरकार ने बाकायदा पीडीएस सिस्टम से राशन डिस्ट्रीब्यूशन, लगभग 60 करोड़ लोगों तक राशन पहुंचाना, खास तौर पे जिनके राशन कार्ड नहीं है उनको भी राशन मिले, मुफ्त मिले, ये जो है इसका ये कार्य किया गया। हरियाणा के अंदर बाकायदा हरियाणा सरकार ने, मैं एक छोटा सा जिक्र करूंगा प्रवासी मजदूरों के रोड पे, छोटा जल्दी। मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को पत्र लिखा। हम हेडलाइन में चला रहे हैं कि उन्होंने बिहार के जो श्रमिक है उनको बिहार का पहुंचाए हरियाणा सरकार, तो पैसा बिहार सरकार देगी खर्च का। लेकिन ये वो मुख्यमंत्री है जिन्होंने ये कहा नहीं, ये प्रवासी हमारे अपने हैं, इन्होंने हरियाणा की तरक्की में योगदान किया है, तो भूखे क्यों हैं? खर्चा हरियाणा सरकार करेगी। 1,60,000 से ज्यादा श्रमिकों को श्रमिक ट्रेन और बसों को माध्यम से उनके गंतव्य तक पहुंचाया। लेकिन जिन समस्याओं का गौरव आप यहां जिक्र कर रहे हैं, थोड़ा सा उसको विस्तार में देखना पड़ेगा। पंजाब में कांग्रेस की सरकार
किस तरह से श्रमिकों को हरियाणा में धकेला गया, आप उस बिंदु पे भी गौर कीजिए। उस पे भी करेंगे कुछ सर, राज्य लेकिन सरकारों ने क्या अपनी आपको लगता है, एक जिम्मेवारी मिनट को नहीं निभाया, खतरे साहब, समस्या को खतरे साहब वक्त बनाया। क्या, मैं इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी चर्चा करें, अपनी अपनी बात रखें। क्या आपको लगता है कि ये जो पीडीएस सिस्टम के थ्रू या बाकी बहुत सारी एनजीओज भी सामने आई, सरकार ने भी अपनी तरफ से कोशिश की, मैं नियत पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि हमारा देश जो है उतना सिस्टमेटिक अब तक नहीं है डेटा के मामले में कि कहाँ कितने प्रवासी मजदूर रह रहे हैं, कौन से एरिया में रहते हैं? इसकी वजह से नियत ठीक होने के बावजूद कई ऐसे भी प्रवासी हैं जो आज बाहर निकल के कह रहे हैं कि हम लाइनों में लगे रहते थे, हमारी बारी आती थी, खाना खत्म हो जाता था। नहीं गौरव, उसका एग्जाम्पल दूंगा मैं। पंजाब सरकार को केंद्र सरकार ने जितना राशन आवंटित किया गरीबों में बांटने के लिए, 1% मात्र का आवंटन या डिस्ट्रीब्यूशन किया पंजाब सरकार ने। जिम्मेवारी किसकी थी? पंजाब सरकार की। क्या पंजाब सरकार ने अपनी जिम्मेवारी को निभाया? यहां समस्या है गौरव। जिस तरह का काम, जिस तरह मैं हरियाणा की पूछ रहा हूं, हरियाणा में क्या ये दावा किया जा सकता है कि हर प्रवासी मजदूर जो यहां था उसको खाना मिला और हर रोज मिला? जी गौरव, मैं बिल्कुल जी गौरव, मैं वही आपसे बताने लगा कि हरियाणा सरकार ने जिन लोगों के पास राशन कार्ड थे उनको राशन मिला, लेकिन जिनके पास राशन कार्ड नहीं भी था उनको भी राशन मिले, इस चीज का प्रावधान किया। आप समझिए, इस चीज का प्रावधान किया। बाकायदा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत 890 करोड़ रुपया लोगों के पास उनके खातों में पहुंचाया। हरियाणा सरकार ने सुनिश्चित किया कि किसी को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, लेकिन जो प्रवासी के खाते में पड़ोसी प्रदेशों से हरियाणा के में आए, हाँ, अब वही जैसे मैंने बताया, पंजाब से जिस तरह से पंजाब सरकार ने प्रवासियों को हरियाणा में धकेला, कुछ प्रवासी J&K से, कुछ प्रवासी हिमाचल से जो हरियाणा में आए, हरियाणा सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया कि वो भी अपने गंतव्य तक सही से पहुंचे और उसके लिए इंतजाम किए। अभी आपने पढ़ा होगा, जिस तरह से बाकायदा शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी ने 3000 प्रवासियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के सुचारू इंतजाम करवाए। तो हरियाणा सरकार ने अपनी जिम्मेवारी को पूरी तरह से निभाया, ये स्पष्ट नजर आ रहा था। ठीक है सुखवंत जी, आप सुन रहे हैं बीजेपी क्या दावा कर रही है, सरकार क्या दावा कर रही है, और हमने वो तस्वीरें भी देखी हैं जहां मजदूर जो बाहर निकल के आए उन्होंने कहा कि हमको हर रोज खाना नहीं मिल रहा था, हम लाइन में लगे होते थे, पहुंचते पहुंचते खाना खत्म हो जाता था। आपको दोनों में से सच कौन लग रहा है? गौरव जी, जिस प्रकार से ना कि सिर्फ हरियाणा में अपितु पूरे देश में जो श्रमिकों की बदहाली पूरे देश ने और पूरे दुनिया ने देखी है, वो किसी से छुपा नहीं है। सरकार, केंद्र की सरकार और हरियाणा की सरकार चाहे लाख आंकड़े पेश करे, लेकिन धरातल की सच्चाई ये है कि मजदूरों को इस कोरोना संक्रमण के दौर में जिस प्रकार की सहूलियत मिलनी चाहिए थी उस प्रकार की सहूलियत नहीं मिली, और उनकी बेबसी, उनकी भूखमरी का कोई आकलन नहीं किया गया। ये सब शब्द का इस्तेमाल मत करिए, फिर ऐसा लगता है कि आप सिर्फ विपक्ष में हैं इसलिए विरोध कर रहे हैं। इक्का दुक्का ऐसे एग्जाम्पल्स आए, मैंने इसीलिए कहा कि हर किसी को हर बार मिला नहीं, ये नहीं झुठलाया जा सकता है कि सरकारों ने बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की है और बहुत हद तक उन तक मदद पहुंचाने की कोशिश हुई है। हम गौरव जी सरकारों ने जो मेहनत करी, लेकिन उसका परिणाम तो उस स्तर का नहीं आया जिस स्तर का आना चाहिए था। पूरे देश की सड़कों पे जिस प्रकार निरंतर 55 दिन से मजदूरों का पलायन जारी है, फिर वो मेहनत कहां चली गई? दूसरी बात, मैं हरियाणा सरकार से 2 सवाल आपके चैनल के माध्यम से जरूर सर, वो आप लास्ट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको फिर से मौका दूंगा। नहीं, अपनी बात रखने के लिए लास्ट में एक बार फिर से मौका देंगे। अरविंद जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे। सर आऊंगा, सुखबीर जी आऊंगा, पक्का आऊंगा। हाँ अरविंद जी। गौरव जी देखिए, विपक्ष कंफ्यूज है, ये लोग नहीं समझ पा रहे कि इन्हें कहना क्या है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि जो पहला दूसरा जो फेज रहा लॉकडाउन का वो फेल रहा, उसमें तैयारी नहीं थी सरकार की, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरी ओर अब कहते हैं कि अब जो लॉकडाउन है 4th फेज में,
इसमें छूट नहीं देनी चाहिए, इसे पहले की तरह सख्त रखना चाहिए, तो ये खुद कंफ्यूज है, इन्हें तो पता ही नहीं है करना क्या है, सिर्फ इन्हें कमियां ढूंढनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। और आपके हिसाब से कमियां नहीं थी? नहीं, बिल्कुल गौरव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो कमियों की बात है, देखिए कोई भी सरकार, इस दुनिया की कोई भी किसी भी देश की सरकार इस तरह की बीमारी के लिए तैयार नहीं थी। ये एक ऐसी बीमारी थी, एक ऐसी त्रासदी, एक ऐसी बीमारी जो पहली बार इस धरती पर आई, पृथ्वी पर पहली बार आई। तो इसके लिए कोई भी अगर ये कहे कि हम तैयार थे, तो ये संभव नहीं है, कोई तैयार नहीं था, ये अनएक्सपेक्टेड थी। परंतु फिर भी हमारी सरकार ने, जहां हमारे यहाँ पीपी किट नाम मात्र बना करती थी, हमारी सरकार ने पीपी किट का इंतजाम किया। और भी तमाम चीजें मैं गिनाने लगूं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपका जो सवाल है वो ये है कि फोर्थ फेज, थर्ड फेज में छूट जो मिल रही है वो कैसा उसका रहना चाहिए, किस तरह से वो लागू हो ताकि संख्या ना बढ़े। देखिए, अगर पूरी दुनिया की बात करें, जिस स्पीड से, जिस ग्रोथ रेट से ये बीमारी बढ़ रही है, पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं, तो आने वाले समय में और हमें ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि जो इसकी स्पीड है बढ़ने की, वो पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा बढ़ रही है। जहां हमारे देश में प्रतिदिन 1000-1500 केसेस आते थे, आज लगभग 5000 केसेस डेली आ रहे हैं। परंतु एक और चीज बड़ी सुखद है कि हमारे यहाँ रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। लगभग अगर बात की जाए, आज अगर 55, 56, 57 हजार केसेस अगर पॉजिटिव केसेस इस देश में हैं, तो ऐसे भी 34 हजार केसेस हैं जो ठीक होकर रिकवरी जिनकी हो गई है और वो घर चले गए। ये एक बहुत अच्छी सुखद खबर है हमारे देश के लिए कि हमारे यहाँ रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। उसके लिए लोगों के अपने प्रयास हैं, उनकी इम्यूनिटी पावर है, सरकारों के प्रयास हैं, स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मियों की मेहनत है, हमारे पुलिस विभाग की मेहनत है, तमाम जो लगे रहे उन सभी के प्रयास हैं। और उम्मीद है कि हम आगे भी इस बीमारी से जीतेंगे। और जिस तरह की प्लानिंग के साथ ये देश चल रहा है, अगर लोग उसमें पूर्ण साथ सरकारों का दें, तो जरूर हम इस पे कंट्रोल कर लेंगे। ये ऐसी समस्या नहीं है कि जिसे कंट्रोल ना किया जाए। कैसे करेंगे सर? अपने मजदूरों को पैदल भेजकर जो एक साथ झुंड में जा रहे हैं, उसमें से एक भी अगर कोरोना पॉजिटिव हुआ तो उसके साथ जा रहे जितने लोग हैं वो सब इन्फेक्टेड हो सकते हैं। गौरव जी, हरियाणा की सरकार ने कहीं भी मजदूरों को पैदल जाने की अनुमति नहीं दी। हमने तो सड़कों पे ये कौन नजर आ रहे हैं? किया, हमने ट्रेन का इंतजाम किया। ये हरियाणा के मजदूर नहीं है। अच्छा, ये हरियाणा के नहीं है, ये ज्यादातर हरियाणा सर। के माध्यम से ये जो आप बयान दे रहे हैं ना, इसके लिए आपको पहले सड़कों पर निकलना चाहिए था, उन लोगों से बात करना चाहिए था। आपको पता, आपको नहीं पता? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये मैं नहीं मानता हूँ। हाँ, एक बड़ा तबका है जो पंजाब से लगातार आ रहा है, रोज आ रहा है, और वहाँ की सरकार की गलती है, लेकिन ये सारे पंजाब से आए हैं, मैं ये नहीं मानता सर। पंजाब नहीं है गौरव जी, सिर्फ पंजाब नहीं है, राजस्थान भी है सर, हरियाणा के भी हैं और बड़ी संख्या में है। मैं गुरुग्राम में, सुनिए सर, ऐसी बातें मत करिए, आप टेलीविजन पे बैठे हैं, थोड़ा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से बात करिए सर। हरियाणा में इंतजाम है, हरियाणा का जो फिर भी जा रहे हैं ना, यही तो सवाल पूछ रहा हूँ मैं। बहुत कम है हरियाणा का। नहीं, आपका डेटा गलत है, आपकी इंफॉर्मेशन गलत है। सुनिए, मैं फरीदाबाद में रहता हूं और हमारे यहाँ हरियाणा के सबसे ज्यादा प्रवासी बसते हैं फरीदाबाद में, क्योंकि सबसे ज्यादा मैकेनिकल इंडस्ट्रीज फरीदाबाद में है हरियाणा की, और यहाँ सबसे ज्यादा मजदूर तबका है। हमारे यहाँ वो मूवमेंट नहीं हुआ जो दिल्ली और पंजाब में हुआ। बहुत कम लोग हैं जो हमारे। कल रात भी हरियाणा न्यूज की टीम फरीदाबाद की, आपने बात की, मैं फरीदाबाद की बता रहा हूं आपको, कल भी हमने दिन भर वो खबर दिखाई कि फरीदाबाद की सड़कों पर भी फरीदाबाद में रहने वाले स्लम के लोग कैसे पलायन कर रहे थे, वो भी हमने सुनवाया उनका दर्द सर। तो ये दावा कोई नहीं कर सकता कि हमारे राज्य से कोई नहीं जा रहा। अगर आप यही दावा करेंगे तो उसको कैसे ठीक करना है, उनकी तकलीफ कैसे दूर करनी है, ये सोच ही नहीं पाएंगे। मनीष जी, नहीं कहा कोई नहीं जा रहा, मैं कह रहा हूँ हमारे यहाँ का प्रतिशत बहुत कम है। नहीं, गलत डेटा है मनीष जी। मैं आपकी बात से, हमने उनके लिए रैन बसेरों का इंतजाम किया। सर, इंतजाम करना और इंतजाम को मेंटेन कर पाना, उसको जमीन पर उतारना दो अलग चीजें हैं ना। गौरव जी, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ और मेरे भाई पूरा करने दीजिए, उनको पूरा करने दीजिए। हाँ अरविंद जी, पूरा करिए जल्दी से। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हरियाणा से जो मूवमेंट है वो बहुत कम है कंपेयर टू, अगर पता नहीं आप किससे कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं है मनीष जी।
मैं गौरव जी आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ, और सहमत इसलिए हूँ क्योंकि आप ग्राउंड पे जाते हैं और ग्राउंड पे जाकर आप ग्राउंड की रिपोर्ट देते हैं, इसलिए आपको ज्यादा पता है। मेरे भाई चाहे वो जेजेपी के हों चाहे बीजेपी के हों, सिवाय झूठ के अलावा इनके पास कोई आंकड़ा नहीं है। जो ये बात कह रहे हैं कि बहुत थोड़ी मात्रा में है, मैं कह रहा हूं बहुत थोड़ी मात्रा में मजदूर बचे हुए हैं, बाकी सारे जा चुके हैं और वो भी पैदल। और जो बात आप कह रहे थे सरकार 1,60,000, आप जब आप उनको पूरा करने दीजिए, उनको पूरा करने दीजिए भारद्वाज जी, उनको पूरा करने दीजिए, जिसके बाद आप बोलिए। भारद्वाज साहब आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। भारद्वाज साहब आप बोल रहे थे, आपकी बारी आएगी, प्लीज डिबेट ऐसे ही रहने दीजिए कि सबको समझ में आए। भारद्वाज साहब आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। अरविंद जी जब आपकी बारी थी कोई नहीं बोल रहा था ना, उनको पूरा करने दीजिए, बोलिए। अत्रे साहब बात कर रहे थे 1,60,000 करोड़ की हमने राशन, 960 करोड़ की और इतने करोड़ की। ये सिर्फ आंकड़े हैं। एक आंकड़ा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पेश करा 20 लाख करोड़। मैं कहता हूं गुड़गांव में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, जो मेडिकल इक्विपमेंट से जुड़ी हुई है, मेडिकल हॉस्पिटल लाइन से जुड़ी हुई है, आप किसी को ऑनलाइन फोन करके देखिए, उन लोगों ने लोन के लिए अप्लाई करा और उनको रिवर्ट क्या आया कि 1,000 2 दिन पहले घोषणा हुई। आप क्या चाहते हैं, जादू की छड़ी है, उसको टाइम तो लगेगा सर प्रोसेस होने में। 1,000 करोड़ रुपए अलॉट हुआ था, जो कह रहे हैं खत्म हो चुका है, अपने रिश्तेदारों को बांट दिया मंत्रियों ने। 20 लाख करोड़ वाली घोषणा वो कितने दिन हुआ उसको अभी तो उसकी कल परसों तक की तो निर्मला सीतारमण जी उसके प्रोसेस बता रही थी सर। झूठ के आंकड़े जो मजदूरों की बात कर रहे हैं, ऐसी बात मत। हम मजदूरों पे आइए। 40 लाख रुपए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने हमारे ने दिए इनका किराया, आदरणीय खट्टर साहब को, कि इनसे आप किराया नहीं लेंगे। आपके 10 सांसद हैं, मैं कहता हूँ एक दीपेंद्र हुड्डा जी ने 1 करोड़ रुपए दिया आपको, भारत सरकार को 1 करोड़ दिया राज्य सरकार को। आप बताइए, आपको एहसान नहीं किया ना सर, एहसान नहीं किया, एहसान नहीं करा। ये ह्यूमैनिटी है, यही राजनीतिक भावना है। आदमी जो आप राजनीति से ऊपर उठकर किसी की मदद करना चाहता है। अच्छा मैं एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है, एक मिनट अरविंद जी, 1 मिनट आऊंगा आपके पास। अरविंद जी आऊंगा, रुकिए। अच्छा आप एक बात बताइए, 1 मिनट अरविंद साहब, दूसरों आऊंगा अरविंद जी रुक जाइए। अच्छा मनीष जी एक बात बताइए कि आप लोगों ने, कांग्रेस का तो बहुत बड़ा आप लोगों की टीम है और बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, आप लोगों ने ऐसे कितने प्रवासी मजदूरों के इलाके आइडेंटिफाई किए जहां खाना नहीं पहुंच रहा है, और एक सकारात्मक विपक्ष होने के नाते आपने सरकार को यह बताया कि ये वाला इलाका है, ये वाले मजदूर हैं, यहाँ खाना नहीं पहुंच रहा है। पूरे हरियाणा के अंदर, मैं पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूँ, चाहे वो आप किसी भी मेंबर पार्लियामेंट का क्षेत्र ले लीजिए, टीम दीपेंद्र ने वहां पर जितने सैनिटाइजर, जितने मास्क, जितना राशन और जो पलायन कर रहे थे उनको रोकने का काम, उनको वहां पर फूड पहुंचाने का काम किया है। तो सबको पहुंचा दिया, तो फिर भूखे कैसे हो रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को जो बच्चे जो अटैचियों पे लेट के जा रहे हैं, जो साइकिलों पे जा रहे हैं सर, अगर सबको कांग्रेस ने बांट दिया तो ये भूखे कैसे हैं? उनकी जो आफत है, क्या उनकी जो पीड़ा है, क्या इनको दिखाई नहीं दे रही? आज ये टीवी पर भाषण दे रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, आज ये टीवी पर 960 करोड़ की बात कर रहे हैं। आज सर लॉजिकल बात करेंगे। अत्रे साहब जी गौरव, देखिए गौरव, पहली बात तो ये है कि कांग्रेस के मित्र को बता दीजिए कि वो जो लेट के बच्चे जा रहे थे वो महाराष्ट्र से निकले थे, जहां कांग्रेस की सरकार है। पहले तो इस बात को समझे। ये वो लोग हैं जिस वक्त तक पैकेज घोषित नहीं हुआ था, हर रोज चिल्लाते थे राहुल जी पैकेज घोषित होना चाहिए, पैकेज घोषित होना चाहिए। अन्यथा हरियाणा के बॉर्डर पे खड़े होकर देख लीजिए, आपके सदन में बच्चे कैसे जा रहे हैं, इंप्लीमेंट होता है। तब ये कहते हैं कि साहब आपने जो पैकेज घोषित किया वो 3 दिन में खत्म। मतलब इनको पता नहीं है कि इनको आलोचना करनी है या नहीं करनी है, और करनी है ना। अच्छा ठीक है, मुझे एक बात बताइए अत्रे साहब, मजदूरों की बात कर रही है जहाँ पे जिक्र हो रहा है जी गौरव, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि मजदूर हरियाणा से अपने घर की तरफ नहीं गया। मैंने ये नहीं कहा। पहली चीज, हरियाणा सरकार ने पंजाब हरियाणा के बॉर्डर से जब बठिंडा की तरफ से मजदूर आए तो 15,000 मजदूरों को बाकायदा शेल्टर होम्स में हरियाणा सरकार ने रखा, उनको खाना पीना दिया, 14 दिन क्वारंटाइन किया, फिर उनके जाने का बंदोबस्त किया। इन लोगों को तो केवल राजनीति करनी है। मैं केवल इतना कह रहा हूं, सर अगर सबका बंदोबस्त कर दिया तो सड़कों पर कौन है सर? गंतव्य पे जाना चाहते हैं, बाकायदा हरियाणा सरकार ने
उनका रजिस्ट्रेशन करके। और अत्रे एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण है, जिस मजदूर अगर को सबका अपने घर इंतजाम जाना कर है, दिया तो किसान सड़कों पे आबादियों में कौन रो रहा है? यह सामने वाले मजदूर सड़क पर रो रहा है, उद्योगपति अपनी कंपनियों में रो रहे हैं, पूरे देश को आपने लाकर खड़ा कर दिया। मजदूर वहां पे उसके बाद जाता आप आज हमारे सामने आंकड़ों की बात कर रहे हैं, 15,000 लोग जो दिल्ली में आनंद विहार की घटना आपने राशन दे दिया, जहां से तो फिर ये मजदूरों लोग जो को सड़कों पर जा रहे हैं कहां से आ रहे हैं? इस तरह से मजदूरों को थोड़ी आगे पैनिक करके इस हालात में लाया गया, ये सब इन विपक्षी दलों की राजनीति है। तो फिर 6 साल से आप पहले सत्ता दिन से पक्ष में ये चीज आपने समझ में क्या आनी करा? शुरू हो गई थी। आपको 6 साल का समय मिला। अच्छा एक मिनट अत्रे साहब, आप भी एक मिनट, एक मिनट सर, अत्रे साहब एक मिनट सर, इन्होंने आऊंगा सर, आऊंगा, रुकिए अत्रे साहब, ये इस तरह से डिबेट का टाइम खत्म हो जाएगा, प्रोडक्टिव बात नहीं होगा। नेहरा साहब, क्या आप ये मानते हैं जो दावा अरविंद जी कर रहे थे, या बहुत हद तक दावा, पूरा खुल के दावा अत्रे साहब नहीं कह रहे हैं कि हरियाणा के लोग नहीं है सड़कों पर प्रवासी मजदूर, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि हरियाणा के प्रवासी मजदूर सड़कों पर नहीं है? ऐसा है गौरव, पूरे देश में हर स्टेट से प्रवासी मजदूरों का पलायन हुआ है। अगर कोई इसको इनकार करता है तो मुझे लगता है कि उसको डाटा का नहीं पता या उसको वास्तविक स्थिति का नहीं पता। लेकिन आप इस पे बहस कर क्यों रहे हैं? ये मजदूर हैं, ये भारत के नागरिक हैं, ये कोई पंजाब के नागरिक नहीं है, ये कोई हरियाणा के नागरिक नहीं है, ये कोई बिहार के नागरिक नहीं है। ये हम सबका नैतिक फर्ज है, इनका नैतिक दायित्व है कि इनकी जान माल की सुरक्षा करना, इनको आसानी से अपने घर पहुंचाना। और सबसे बड़ी बात ये है, आप इस कारण पे क्यों नहीं जाते कि जहां ये लौट के जा रहे हैं वहां इनके महल और कोई हवेलियां नहीं है वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल, इनकी जो आर्थिक स्थिति, हाँ, अगर इनके इतना बढ़िया इनका लाइफस्टाइल होता तो ये आते ही नहीं, वहां भी इनको मरना ही है। लेकिन कम से कम सरकारें ये एश्योरेंस तो दे सकते हैं कि आप इतनी तारीख तक रुक जाइए इस स्टेट में, हम आपको धीरे धीरे निकालने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, हम आपको 30 मई तक निकाल देंगे, हम आपको 15 जून तक निकाल देंगे। एक डेडलाइन तो दें कम से कम। मजदूर इसलिए डेस्परेट हो रहे हैं कि उनको ये नहीं पता है कि फैक्ट्रियां तो चल नहीं रही हैं और ना उनकी चलने की उम्मीद लग रही है जिस हिसाब से हालात हैं। लेकिन सरकार का ये दायित्व है कि उनको एक थोड़ा सा सांत्वना दें। अगर आप बात करें आज की अगर बात करें तो अभी मैं बताता हूं, हकीकत बात है कि जो बहादुरगढ़ से जो मजदूर थे प्रवासी, कम से कम भी उनकी संख्या रही होगी 4,500 से लेके 5,000। उनको दिल्ली में प्रवेश नहीं होने दिया, उनको यूपी जाना था, तो उन्होंने रास्ता लिया सोनीपत जिले में से होके पैदल खेतों में से। तो कई मेरे जानकार हैं जो सोनीपत जिले के हैं, तो गांव वालों ने उनको रोकने की कोशिश की, उनको आवाज दी, भाई रुको रुको रुको, पानी का करेंगे, तुम्हारा खाने का करेंगे, चाय का करेंगे, एक मानवता के नाते। लेकिन कल जो यमुनानगर में जो विभत्स कांड हुआ है, जो पुलिस ने जिस तरह मारा है, उनको इतने डरे हुए थे कि उन्होंने आई कांटेक्ट तक नहीं किया और वो भागते हुए गए वहां से। और आगे गांव वालों के पास सूचना ये थी कि यूपी बॉर्डर पे भी यूपी पुलिस बड़ी सख्त है, वो वापस इनको भेजेगी। तो गांव वालों का कहना ये था कि जनाब इनकी हालत ऐसी नहीं है कि वापस ये बहादुरगढ़ पहुंच जाए। तो ये देखिए जिम्मेवारी हमारी सबकी है, एक मानवता का परिचय दें और पार्टीबाजी को छोड़ें। राजनीति नहीं कहूंगा मैं, दुष्ट नीति होती है जो गलत बात होती है, राजनीति स्वच्छ होती है। राजनीति तो अच्छी चीज, राजनीति एक अच्छी चीज है। अब मेरे पास आखिरी 2 मिनट है, इसलिए जल्दी जल्दी चाहूंगा, सबसे पहले तो तंवर साहब से चाहूंगा, उनके पास 2 सवाल थे शायद सरकार से पूछने के लिए। तंवर साहब सवाल पूछिए जल्दी से। गौरव जी मैं कहना ये चाहता हूँ, जो शिक्षा, समान शिक्षा का संवैधानिक अधिकार है, एक आधे वर्ग को देश में और प्रदेश में ऑनलाइन शिक्षा मिल रही है, जबकि आधा वर्ग जो ग्रामीण प्रवेश है वो वंचित है। और इस कोरोना संक्रमण की आड़ में हरियाणा सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी। तंवर साहब की आवाज फिर जो है वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम तक नहीं पहुंच रही है। अरविंद जी आखिरी कमेंट जल्दी से, 10 सेकंड है। गौरव जी, सरकार, हरियाणा सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है, और चाहे अगर मजदूरों की बात हो, जिस तरह से अभी नेहरा साहब कह रहे थे, जो बिल्कुल अगर ये घटना वो बता रहे हैं बहादुरगढ़ की, तो ठीक है हुआ होगा, मैं मानता हूँ, उनकी बात से सहमत हूँ। परंतु जो कहा जा रहा है कि कंपनियां नहीं खुली हैं इसलिए मजदूर जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हरियाणा में तो कंपनियों को खोलने की परमिशन दे दी गई है। लगभग 30 लाख के करीब कर्मचारी ऐसे हैं जो काम पर आ चुके हैं हरियाणा के अंदर। तो हरियाणा में ये नहीं है, ये आंकड़ों पे हमें जाना चाहिए। 30 लाख कर्मचारी हरियाणा में लगभग, बिल्कुल 30 लाख। आप
सरकारी आंकड़े हैं। लाख कर्मचारियों को काम पर आने की परमिशन ये आंकड़ा दे दी गई है। अगर जो सच में है कंपनियां 30 लाख खोली का, गई हैं। तब तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मनीष जी जल्दी से। जो सर अगर आंकड़ों की बात करें तो बीजेपी और जेजेपी पे इतने बड़े बड़े आंकड़े हैं कि वो 6 साल से चल रहे हैं, वो पूरे नहीं हो सकते। लेकिन मैं सम्मान करता हूं पूरी प्रदेश की और देश की जनता का, जिन्होंने इस लॉकडाउन 4 तक आते आते वास्तव में अनुशासन का परिचय दिया है, सोशल डिस्टेंसिंग, और इसी तरीके आगे हम बढ़ेंगे और इसको कामना करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हम इसको, क्योंकि ये मेंटेन हमने खुद ने किया है, ये लोगों की जागरूकता है। इसमें हरियाणा सरकार का कोई हाथ नहीं है। टाइम नहीं। नेहरा साहब जल्दी से। सबसे पहले तो गौरव, तो हमारा नैतिक फर्ज ये बनता है, जो सड़कों पे बेचारे श्रमिक मारे फिर रहे हैं, उनको किसी तरह राहत दी जाए। सबसे पहले उनको जरूरत है, क्योंकि वो देश के निर्माता तो वही है असली में। इंफ्रास्ट्रक्चर वही तैयार करते हैं, उद्योगों में काम सुई से लेके जहाज तक मजदूरी तो बनाता है। तो कम से कम उन पे ध्यान देना चाहिए। सारी बातें छोड़ के पार्टीबाजी, कांग्रेस के पास अपनी एक व्यवस्था होती थी, कांग्रेस सेवा दल, उसको आना चाहिए। आरएसएस तो काफी सर से है ही। माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं। अत्रे साहब आखिरी 10 सेकंड आपके पास सर, जल्दी से। देखिए गौरव, ऐसा है, जो अरविंद ने 30 लाख का आंकड़ा दिया है वो गलत नहीं है। जो आर्थिक गतिविधियां शुरू हुई है, चाहे उसमें छोटे उद्योग है, चाहे उसके अंदर दुकानें हैं, जितने भी आर्थिक गतिविधियां शुरू हुई हैं, जिन्होंने सरकार से मंजूरी ली थी, उन पे काम करने वाले जितने लोग हैं, उनकी फिगर यही है। ये गलत आंकड़ा नहीं है। आप पहले तो इस बात को क्लियर कर दो। दूसरी बात, अमित जी ने जो बात प्रवासी मजदूरों का आंकड़ा है, इसलिए पैनिक है क्योंकि उद्योग नहीं शुरू हुए। अब जब आर्थिक गतिविधियां सरकार ने शुरू कर दी, तो अब विपक्ष ये कह रहा है कि साहब आपने छूट क्यों दे दी। आप समझिए मतलब हो क्या रहा है। देखिए आर्थिक गतिविधियां भी जरूरी है, जान भी जरूरी, बात नहीं कर रहे, छूट क्यों दे दी। सर टाइम नहीं, मुझे वाइंड अप करना है जल्दी से। के साथ आप सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करो। आपने जो कमियां हैं, जो उनको पूरा करने दीजिए सर। 10 सेकंड जल्दी से। अत्रे साहब जल्दी से। में बोलना है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि आप अत्रे साहब पूरा करिए जल्दी से, जल्दी से। महसूस कर रहा हूं 30 लाख। अरे रुक जाइए मनीष जी, मुझे वाइंड अप करना है, उनकी बात पूरी होनी चाहिए। आपके पास मौका था ना, बोलिए अत्रे साहब जल्दी से। जब वर्तमान सरकार बाकायदा 1,60,000 लोगों को गंतव्य तक पहुंचा देती है, लगभग 12 लाख लोग रजिस्टर्ड करवाते हैं जो अपने गंतव्य पे जाना चाहते हैं, लेकिन जरूरी ये है कि जो सामने वाला प्रदेश है उससे बात की जाती है, वो रिसीव करने को तैयार होता है, तब यहाँ से प्रवासी को ये एक टेक्निकल बात है जो आज अनिल विज साहब ने भी मेडिकल चेकअप करना होता है, क्वारंटाइन करना होता है। हरियाणा सरकार लगातार इंतजाम किए जा रही है, जहां जहां से यस मिलता जाएगा वहां वहां उनको भेजा जाएगा। चलिए माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, ठीक है। जब यस मिलेगा सामने वाले से तो आप भेजिएगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया। लेकिन जब तक यस नहीं मिलता है तब तक वो धूप में, दोपहरी में, खुले आसमान के नीचे बिना चप्पल के सड़कों पर भूखे प्यासे क्यों चले, ये उनको समझाना, अगर इंतजाम है तो उनको कन्विंस करना भी इन मजदूरों को ये सरकार का ही काम है। और लॉकडाउन 4 चुनौतीपूर्ण होने वाला है। लेकिन इन सब के बीच जाते जाते आपसे, आम आदमी से ये जरूर कहूंगा कि सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने है, आपकी जान है। अगर आप इसकी अहमियत समझते हैं, इसकी कीमत समझते हैं, तो खुद को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।